हालांकि सम्राट यू को गू चांगे की बातें थोड़ी अजीब लगीं, लेकिन उन्होंने ज्यादा सोचा नहीं। इस वक्त उनका पूरा ध्यान तो तुओबा शियाओयाओ पर था। आंखों में तारीफ झलक रही थी। जिस ताकत का प्रदर्शन तुओबा शियाओयाओ ने किया था, वो तो कई रॉयल शिष्यों के बराबर थी। सम्राट यू हमेशा से प्रतिभाशाली लोगों को सराहते थे और उन्हें अनमोल खजाने देकर पुरस्कृत भी करते रहते थे, लेकिन इस बार वे थोड़ा हैरान थे। आखिर तुओबा शियाओयाओ ने अब तक अपनी असली ताकत क्यों छुपा रखी थी? क्या कोई वजह थी? उन्हें यकीन नहीं था। जनरल के महल का तीसरा बेटा होकर ऊंचा रुतबा और सुरक्षा दोनों ही उसके पास थे। किसी से डरने की तो बात ही नहीं थी। और जितनी बड़ी प्रतिभा दिखाओ, उतना ही ज्यादा नाम और संसाधन मिलते हैं, तो फिर उसने अपनी शक्ति क्यों छुपाई? अगर आज यंग मास्टर चांगे की तेज नजर ना होती तो शायद मैं भी हैरान रह जाता, सम्राट यू ने मुस्कुराते हुए कहा। गू चांगे हल्का सा मुस्कुराया, नजरें फेरते हुए बोला, असल में ये तो वक्त की बात है। मुझे लगता है तुओबा परिवार का तीसरा बेटा साधारण जीवन से संतुष्ट नहीं रहेगा। छुपा हुआ ड्रैगन तो एक दिन बाहर निकल ही आता है। उसके लिए बस तुओबा शियाओयाओ की पहचान पक्की करनी थी, उसके बाद सब आसान था। वो स्वर्गीय तलवार का स्वामी था, या फिर उस तलवार से जुड़ा कोई और रहस्य। यंग मास्टर चांगे ने बिल्कुल सही कहा। हाँ, शिकार सम्मेलन के बाद मैं इस तुओबा शियाओयाओ को जरूर पुरस्कृत करूंगा, सम्राट यू हंसते हुए बोले। तुओबा युनतियान के चेहरे पर राहत भी थी और एक कड़वाहट भी। ये बच्चा इतने सालों तक सबसे छिपाता रहा, यहां तक कि अपने पिता से भी, लेकिन अब वो निश्चिंत थे। शियाओयाओ इतना शक्तिशाली है कि अपनी बहन की रक्षा कर सके। फिर उनका चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने अपने सेवकों को आदेश दिया कि उस दाग वाले आदमी की पूरी जानकारी निकाली जाए। आज पूरे राज दरबार के सामने उन्हें अपमान झेलना पड़ा और लगभग अपनी बेटी की मौत देखनी पड़ी। इस अपमान का बदला वो जरूर लेंगे। उनका मानना था कि वो दागदार आदमी उनके विरोधियों का भेजा हुआ हत्यारा था। उधर दरबार के मंत्रियों के बीच चर्चा चल रही थी। सब तुओबा शियाओयाओ की डरावनी शक्ति देखकर दंग थे। अब रंग बिरंगे दिव्य टॉवर में दिख रहा दृश्य एकदम बदल चुका था। तुओबा शियाओयाओ और दागदार आदमी की लड़ाई तो मानो युवा पीढ़ी की चरम लड़ाई थी। आसमान काला पड़ गया था, जमीन फट रही थी, चारों तरफ ऊर्जा की लहरें हाहाकार मचा रही थीं। ये अब साधारण लड़ाई नहीं, बल्कि दिव्य शक्तियों का टकराव था। सैकड़ों वार हो चुके थे। तलवारों की चमक आसमान को काट रही थी और तलवार ऊर्जा ऐसे फैल रही थी जैसे सागर की लहरें जो किसी भी जीव को मिटा सकती थीं। वो जगह अब मानो निषिद्ध क्षेत्र बन चुकी थी। कोई भी युवा वहां जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। धड़ाम! आखिरकार दागदार आदमी हारने लगा। वो जोर का खून उगलते हुए पीछे उछल गया। तुओबा शियाओयाओ की तलवार ने लगभग उसे 2 टुकड़ों में बांट दिया। लेकिन शियाओयाओ भी बुरी तरह घायल था। चेहरा पीला पड़ गया, हथेलियां लहूलुहान थीं। उसने महसूस किया कि यह आदमी वैसा नहीं था जैसा दिख रहा था। उसकी ताकत सामान्य नहीं थी। ये तो किसी कातिल का काम था। कोई और इतनी घातक शैली नहीं अपना सकता। शियाओयाओ समझ गया, यह आदमी जरूर किसी के आदेश पर भेजा गया हत्यारा है। हा, मुझे मारना चाहते हो? सपना देख रहे हो? तुम्हें पता भी नहीं है कि आगे तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। बस इंतजार करो अपनी मौत का। दागदार आदमी हंस पड़ा। उसकी तलवार में दरारें पड़ चुकी थीं, लेकिन उसमें सील की गई भयानक किलिंग विल अब फटने को थी। और तभी धम्म! काली तलवार फट गई और आसमान कांप उठा। एक प्राचीन विनाशकारी ऊर्जा तलवार से बाहर निकली, इतनी भारी कि धरती आसमान डोलने लगे। सभी दर्शक, यहां तक कि सम्राट यू भी भयभीत हो गए। दूर होते हुए भी वो हत्या की इच्छा महसूस कर पा रहे थे, मानो मौत खुद हवा में घुल गई हो। धड़ाम! दुनिया हिल गई। काली ऊर्जा की लहरें 10,000 मील तक फैल गईं। चारों तरफ विनाश का तूफान छा गया। शियाओयाओ के चेहरे का रंग उड़ गया। वो हिल भी नहीं सका। वो हत्यारी ऊर्जा उसके शरीर में समा गई, आत्मा तक को जमा दिया। तभी उसे एक धुंधली आकृति दिखी। दूर खड़ा कोई व्यक्ति धीरे से बोला, मिल गया। तुम्हें ढूंढ ही लिया। शियाओयाओ का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। उसकी आत्मा कांपने लगी। उसे अपने पिछले जन्म के दृश्य याद आने लगे। वो निगाहें वहीं थीं, निष्प्राण, ठंडी पर सर्वशक्तिमान। एक विचार से वो धरती को राख कर सकता था।
वो कोई साधारण नहीं, वो तो स्वर्ग भूमि को निगल जाने वाला दिव्य दानव था। शियाओयाओ समझ गया, वो आदमी और कोई नहीं बल्कि गू चांगे है, वही जिसने पिछले जन्म में उसका परिवार मिटा दिया था। अब सब समझ आ गया। जैसे ही उसकी पहचान स्वर्गीय तलवार के स्वामी के रूप में उजागर होगी, गू चांगे उसे खत्म कर देगा और तलवार ले जाएगा। शियाओयाओ गरजा, आ जा फिर, देखता हूं कितना मार सकता है तू। सोने सी रोशनी उसके शरीर से उठी, हजारों दिव्य तलवारें उसके चारों ओर घूमने लगीं। ये था उसका स्वर्गीय तलवार क्षेत्र। तलवार भ्रूण खुद जाग गया था उसकी रक्षा के लिए। आसमान तारों की तरह फट पड़ा, ऊर्जा विस्फोटों की चमक से धरती ढक गई। जानवर डर के मारे जमीन पर गिर पड़े। यह दृश्य इतना प्रलयंकारी था कि दिव्य टॉवर की छवि भी धुंधली पड़ गई। कुछ देर बाद सब शांत हुआ, पर चारों ओर बस खंडहर बचा था। मंत्रियों ने भयभीत नजरों से पूछा, अभी क्या हुआ था? किसी को कुछ समझ नहीं आया। तोबा शियाओयाओ, ये लड़का वाकई असाधारण है। सम्राट यू की आंखों में अब भी हैरानी थी। गू चांगे ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया, अफसोस। जियांग चूचू ने पूछा, क्या अफसोस? वो बोला, अफसोस, वो दागदार आदमी भाग निकला। शायद ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा, जियांग चूचू बोली। ग्रेट यू साम्राज्य के लोग चारों ओर फैले हैं। गू चांगे हंसा, जो इतनी हिम्मत रखता है उसके पास भागने का रास्ता जरूर होगा। सम्राट यू ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया कि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति न भाग पाए। आज की घटना ने सबके दिलों में डर और बेचैनी छोड़ दी थी। उसी समय गू चांगे की निगाहें फिर जंगल की गहराई में गईं। स्वर्गीय तलवार तो उसी के पास है, पर उसे कैसे पता चला कि मैं उस पर हाथ डालूंगा? वो सोच में पड़ गया, क्या तुओबा शियाओयाओ भविष्य देख सकता है? या वो किसी तरह से पुनर्जन्म लिया हुआ व्यक्ति है? अगर वो भविष्य देख सकता तो इतना डर डर कर न जीता। इसलिए चांगे को पूरा यकीन था वो जरूर पुनर्जन्मी है। कभी किसी और जीवन में वो खुद चांगे के हाथों मारा गया होगा और अब उसी डर से वो इतना सावधान रहता है। गो चांगे ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, पर चाहे कुछ भी हो, वो स्वर्गीय तलवार का स्वामी है। इतनी गर्म चीज हाथ में लेकर भी छोड़ना न सीखा, दोबारा जन्म लेकर भी मूर्खता नहीं छोड़ी। वो हल्का सा मुस्कराया और नजरें फेर लीं, जैसे सब पहले से तय था। जंगल की गहराइयों में सन्नाटा छाया हुआ था। रात जैसे किसी पर्दे की तरह चारों ओर लिपटी हुई थी और वातावरण काला अंधकारमय था। लाखों मील के दायरे में मौजूद पक्षी और जानवर अब भी जमीन पर गिरे पड़े थे, मानो पिछली दहशत से अब तक उबर नहीं पाए हों। भयानक हत्या की भावना, किलिंग इंटेंट, आकाश और धरती पर ऐसे फैली थी जैसे कोई अथाह सागर जिसने पूरे क्षेत्र को निगल लिया हो। भले ही उसका प्रभाव अब मिट चुका था, पर उसकी दहशत अब भी हर इंच हवा में घुली थी। जो भी जीव वहां कदम रखता, उसका शरीर पल भर में रक्त की धुंध में बदल जाता। इस शिकार सम्मेलन में शामिल कई युवा प्रतिभाशाली अब भी सदमे में थे। वे उस जगह को देख रहे थे जहां कुछ देर पहले भयंकर युद्ध हुआ था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अभी क्या घटा। जो भी सच्चाई जानने की कोशिश करता, वो वहीं मारा गया बिना कोई निशान छोड़े। अभी अभी जो आभा महसूस हुई, क्या वो शियाओयाओ की थी? उसने आखिर क्या झेला है? एक पहाड़ की चोटी पर खड़ी यूफेइया की पोशाक हवा में लहरा रही थी। उसका लंबा, सुथरा शरीर और चेहरे से झलकती रोशनी उसे राजसी और शालीन बना रही थी। एक ऐसी सुंदरता जो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती थी। वो गहरी भौहों से उस दिशा में देख रही थी जहां से तरंगें उठी थीं। उन दो भयानक आभाओं में उसने अपने भाई की जानी पहचानी उपस्थिति महसूस की। लेकिन तुओबा शियाओयाओ तो हमेशा से शांत और संयमी रहा था। अगर उसने अपनी शक्ति दिखा दी तो इसका मतलब था कि हालात बहुत गंभीर हो चुके थे। यूफेइया उलझन में थी। आखिर ऐसा क्या हुआ इस सम्मेलन में जो उसे अपनी ताकत उजागर करनी पड़ी? क्या ये उसी हत्या के प्रयास से जुड़ा है जिसका जिक्र शियाओयाओ ने किया था? उसने सोचा। उसका दिल घबराया और उसने तुरंत जेड संपर्क ताबीज निकाला ताकि दूसरे राजकुमार यू लाए से संपर्क कर सके। उसे डर था कि कहीं उसे भी कुछ न हो जाए। थोड़ी ही देर में खबर आई, यूलाए सुरक्षित था। यूफेइया ने राहत की सांस ली, लेकिन उसके मन की अशांति अब भी बाकी थी। बाहर के लोगों की प्रतिक्रिया। उस रात किसी के लिए भी नींद नहीं थी, न जंगल में मौजूद युवा प्रतिभाओं के लिए, न बाहर के शक्तिशाली लोगों के लिए।
हर किसी के दिल में हलचल थी, शांति जैसे गायब हो गई थी। अब तुओबा महल के तीसरे पुत्र तुओबा शियाओयाओ चर्चा का केंद्र बन गए थे। लोग अटकलें लगा रहे थे, क्या वो जिंदा है? अगर हाँ तो उसने कौन से रहस्य छिपा रखे हैं? आखिर 20 सालों से वो इतना साधारण क्यों बना रहा? हर कोई उस रंगीन और अद्भुत टॉवर की ओर देख रहा था, उम्मीद कर रहा था कि उसके भीतर का दृश्य फिर से सामान्य हो जाएगा। लेकिन पिछली रात के जबरदस्त झटके के बाद वो टॉवर अब पहले की तरह जंगल का दृश्य दिखाने में असमर्थ था। लोग निराश हुए, पर उन्होंने तय किया कि सम्मेलन के 3 दिन पूरे होने के बाद ही इस रहस्य को सुलझाया जाएगा। इस बीच सम्राट यू ने आदेश दिया कि सभी रास्तों को सील कर दिया जाए और सुरक्षा बढ़ा दी जाए। वो उस दाग वाले व्यक्ति के निशान खोजने का इरादा रखता था। अब तक कई लोगों को समझ आ गया था कि वो आदमी साधारण नहीं था, उसने स्वर्ग तलवार संप्रदाय के शिष्य का भेष धारण किया था। उसके पास जो दिव्य शक्तियां थीं वे अत्यंत भयावह थीं, कोई साधारण प्रतिभाशाली उससे मुकाबला नहीं कर सकता था। इसलिए सबको यकीन था उसके पीछे कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है। क्या जनरल तुओबा युनतियान को कुछ सुराग मिले? आखिरकार वो आदमी आपकी बेटी के पीछे आया था। सम्राट यू का आध्यात्मिक शरीर हल्के हल्के झिलमिला रहा था, उसमें धरती और आकाश की दिव्य ऊर्जा मिल रही थी, जिससे वो और ठोस दिखने लगा। क्योंकि ये उसका असली शरीर नहीं था, हर कुछ समय बाद उसे अपना ये आत्मिक शरीर फिर से गढ़ना पड़ता था। सम्राट यू को लगा कि चूंकि ये मामला तुओबा युनतियान की बेटी से जुड़ा है, तो जरूर किसी कारण से वो उसमें शामिल रही होगी। उसे उस दाग वाले आदमी की अपने भाई का बदला वाली बात पर विश्वास नहीं था। तुओबा युनतियान गहरे विचार में डूब गया। क्या उसने हाल में किसी को नाराज किया था? पर जितना उसने सोचा, उसे ऐसा कोई नहीं मिला जिसके साथ इतनी दुश्मनी हो। मुझे नहीं पता, उसने सिर हिलाते हुए कहा। मैंने लोगों को जांच के लिए भेजा है। अगर बात किंग्यू से जुड़ी है तो जब वो बाहर आएगी तब उससे पूछना होगा। उन्हें ये अंदाजा भी नहीं था कि वो दाग वाला आदमी असल में तुओबा शियाओयाओ के पीछे आया था। उनकी नज़रों में शियाओयाओ का अपनी ताकत दिखाना बस एक संयोग था। उसी समय गू चांगे हल्के से मुस्कुराया और बोला, ऐसे अंदाजे लगाने से अच्छा है जब तुओबा परिवार का तीसरा बेटा बाहर आए तो उससे ही पूछ लें। आखिर उसने उस दाग वाले आदमी से इतनी देर तक मुकाबला किया है, जरूर कुछ जानकारी होगी। यंग मास्टर चांगे सही कह रहे हैं, तुओबा युनतियान ने सिर हिलाते हुए कहा। हम शियाओयाओ से पूछ सकते हैं। पिछली रात का भयानक युद्ध अब तक उसकी रूह में गूंज रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका वो शांत तीसरा बेटा इतनी बड़ी ताकत छिपाए बैठा है। गू चांगे की बदली हुई योजना। गू चांगे की नज़रें अब जंगल की गहराइयों में थीं। तुओबा शियाओयाओ की पहचान जानने के बाद उसने उसके खिलाफ एक योजना बना ली थी। लेकिन उसके मन में एक और बात थी। अगर तुओबा शियाओयाओ सच में पुनर्जन्म लेकर आया है तो उसे जरूर ये भी पता होगा कि यू तियानजिंग शिकार सम्मेलन के दिन दूसरे राजकुमार यू लाए की हत्या करवाने वाला है। शायद उसी ने पहले से ये योजना नाकाम कर दी थी। यही कारण था कि सम्राट यू अब पहले से अधिक सतर्क था और चारों ओर गश्त बढ़ा दी गई थी। गू चांगे अब सब समझ गया था, ये सब शियाओयाओ की चाल थी। उसने पहले ही सबको सतर्क कर दिया था, इसलिए अब यू लाए के पास भी जीवन रक्षक साधन थे। इस स्थिति में अगर यू तियानजिंग सामने भी आता तो कोई फायदा नहीं होता, सारी योजनाएं धरी की धरी रह जातीं। लेकिन वो अपने पुनर्जन्म की पहचान जाहिर करने की हिम्मत नहीं करेगा। गू चांगे ने महसूस किया कि अब उसकी पिछली योजना बदलनी पड़ेगी। अगर यू लाए की हत्या हो गई तो सम्राट यू जरूर शक करेगा और शक सीधे उसी पर जाएगा, क्योंकि तुओबा शियाओयाओ और उसका पुराना वैर सबको पता है। इसलिए दूसरे राजकुमार यू लाए की मौत अभी नहीं हो सकती, वरना तुओबा शियाओयाओ को पूरा ग्रेट यू अमर साम्राज्य संरक्षण में ले लेगा और वो मेरे खिलाफ खड़ा हो जाएगा। गू चांगे की आंखें गहरी हो गईं। उसकी बाह के नीचे रखे जेड ताबीज से हल्की सी कड़क की आवाज आई। उसने उसे कुचल दिया। इस संकेत से जंगल में फैले उसके सारे लोग चुपचाप पीछे हट गए। कोई हलचल नहीं हुई। जहां तक यू तियानजिंग का सवाल था, गू चांगे को अब उसकी परवाह नहीं थी। अगर वो इस आदेश का विरोध करता तो गू चांगे के लिए उसे मौत के घाट उतारना कोई मुश्किल नहीं था। दूर एक पहाड़ी पर छिपे यू तियानजिंग को ये संदेश मिला और उसका चेहरा बदल गया। वो लंबे समय से इस हत्या की योजना बना रहा था। अब अगर ये सब रद्द हो जाए
तो उसकी सारी मेहनत व्यर्थ। भले ही गू चांगे ने बस इतना कहा था कि हत्या रद्द, पर वो समझ गया ये सब तुओबा शियाओयाओ की वजह से है। क्या वो इतना ताकतवर है कि उसने मेरे भेजे हत्यारों को रोक लिया? यू तियानझिंग ने सोचा। वो उलझन में था, लेकिन अंत में उसने लंबी सांस ली और कहा, ठीक है, अगली बार का इंतजार करेंगे। उसे पता था अगर गू चांगे चाहे तो उसे पल भर में मिटा सकता है। सम्मेलन का अंतिम दिन। अगले कुछ दिनों में जंगल में शांति रही। युवा प्रतिभाएं और अन्य जीव एक दूसरे से भिड़ते रहे, कुछ मारे भी गए, पर कोई बड़ी घटना नहीं हुई। बाहर मौजूद सभी मंत्री अब निश्चिंत हुए। सम्राट यू ने भी राहत की सांस ली। लगता है मैंने जरूरत से ज्यादा चिंता की, उसने मुस्कुराते हुए कहा, और अगले दिन सम्मेलन पूरा होने के बाद राजधानी लौटने का फैसला किया। उसी समय गू चांगे ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, क्या सम्राट यू किसी बात को लेकर चिंतित थे? हाँ, सम्राट यू ने जवाब दिया। सुना था कि कुछ हत्यारे यू लाए पर हमला करने वाले हैं, तो थोड़ा चिंतित था, लेकिन अब लगता है कि वो सब अफवाह थी। ऐसे समय में कौन दूसरे राजकुमार की हत्या करेगा? गू चांगे ने नकली आश्चर्य जताते हुए कहा। सम्राट यू मुस्कुराया। अब लगता है मैं बेवजह डर गया था। गू चांगे ने दूर क्षितिज की ओर देखा। उसकी सफेद पोशाक हवा में लहरा रही थी, बर्फ जैसी निर्मल। फिर भी महाराज, वो बोला, सम्मेलन का एक दिन और बाकी है। अगर हत्यारे आखिरी दिन हमला करें तो? सम्राट यू ने सिर हिलाया। यंग मास्टर चांगे सही कहते हैं, सतर्क रहना ही उचित है। उसने मन में ठान लिया, सम्मेलन खत्म होने के बाद वो यू फेइया से पूछेगा कि उसने ऐसा क्यों कहा कि गू चांगे ही इस हत्या के पीछे है, क्योंकि उसे अब भी ये बात नामुमकिन लगती थी। शियाओ याओ का ठिकाना। इस बीच जंगल के गहरे हिस्से में प्राचीन खंडहर थे, ढहे हुए महल, टूटे हुए मीनारे और बेलों से ढके पहाड़। वहीं तोबा शियाओयाओ अपनी बड़ी बहन तोबा क्योंगलिंग और छोटी बहन तोबा किंगयू के साथ था। उस रात के हत्यारे से निपटने के बाद वो किंगयू को लेकर भाग निकला था। हालांकि हत्यारा मारा गया, पर शियाओयाओ खुद गंभीर रूप से घायल था। स्वर्ग तलवार भ्रूण को भी आघात पहुंचा था। वो हत्यारा सचमुच विनाशकारी शक्ति रखता था, उसकी तलवार से पूरी धरती लहूलुहान हो सकती थी। शियाओयाओ के अंग भंग हो चुके थे। अगर स्वर्ग तलवार भ्रूण ने अंतिम क्षण में उसकी रक्षा न की होती तो वो राख बन चुका होता। इस घटना ने उसे स्पष्ट कर दिया, गू चांगे कितना भयावह है। एक सच्चा प्रबुद्ध भी उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकता। अगर वो मुझ पर हमला करे तो मेरा कोई बचाव नहीं। अपनी चोट से उबरने के बाद उसने अपनी बहनों को ढूंढ निकाला। तोबा किंगयू अब अपने तीसरे भाई को देखकर हैरान थी, जो कभी शांत और सरल था, अब तलवार देवता जैसा बन गया था। जब वो सबसे ज्यादा असहाय थी, तभी तीसरा भाई आकर उसे उस दाग वाले हत्यारे से बचा ले गया। अब उसकी धारणा पूरी तरह बदल चुकी थी। मुझे पता है तुम दोनों उलझन में हो, शियाओयाओ बोला, पर मैं अब भी वही हूं जो हमेशा था। बस हालात ने मुझे छिपने पर मजबूर किया था। उसकी दूसरी बहन क्योंगलिंग बोली, तो तुम इतने सालों से सब छिपा रहे थे? उसकी आंखों में गर्व और शिकायत दोनों थे। मैंने ये सब तुम्हारी सुरक्षा के लिए छिपाया, शियाओयाओ ने शांत स्वर में कहा। वो आकाश की ओर देखने लगा। अब उसे रंगीन टॉवर की आभा महसूस नहीं हो रही थी, जिससे उसे थोड़ी राहत मिली। हमारी सुरक्षा? किंगयू ने पूछा। शियाओयाओ ने उत्तर दिया, मेरे पास ऐसी चीज है जो आपदा ला सकती है। जब तक मैं पर्याप्त शक्तिशाली नहीं हो जाता, उसे उजागर नहीं कर सकता। किंगयू को उस रात की भयानक तलवार ऊर्जा याद आई जिसने उनकी जान बचाई थी। अब उसे भाई की बातों का मतलब समझ आने लगा। क्योंगलिंग गंभीर हुई, तो अब क्या करना है? शियाओयाओ बोला, अब से तुम दोनों गू चांगे से सावधान रहना। वह बेहद खतरनाक है, जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा। उसकी आवाज में ठंडापन था। ऊपर से वो स्वर्गिक, विनम्र और शांत दिखता है, लेकिन भीतर से निर्दयी, चालाक और निर्दय है। दोनों बहनों ने गंभीर चेहरों से सिर हिलाया। माफ करना तीसरे भाई, किंगयू बोली। अगर तुमने मुझे बचाया न होता तो शायद तुम्हें खुद को उजागर नहीं करना पड़ता। शियाओयाओ मुस्कुराया, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। वो दाग वाला आदमी असल में मेरे पीछे आया था, तुम बस एक बहाना थीं। वो देखना चाहता था कि मैं तुम्हें बचाऊंगा या नहीं, ताकि मेरी पहचान खुल जाए। उसकी नजरें ठंडी हो गईं। वो किसी हत्यारे संगठन का प्रशिक्षित सदस्य था, उसकी ताकत बहुत भयानक थी।
वो युवाओं में से श्रेष्ठों को मारने में सक्षम था। क्योंगलिंग ने भयभीत होकर कहा, अगर उसने सिर्फ परखने के लिए हमला किया तो कितना निर्दयी इंसान है। शियाओयाओ की चुप्पी ने जवाब दे दिया। अब दोनों बहनों को भी एहसास हो गया, ये सब किसी साधारण व्यक्ति का काम नहीं था, और उसके पीछे जो नाम छिपा था वो केवल गू चांगे हो सकता था। तुओबा चिंग्यू और तुओबा क्योंगलिंग दोनों कांपते हुए चुप हो गए। तुओबा शियाओयाओ की बातों ने जैसे उनके पूरे शरीर में सिहरन भर दी हो, दिल के भीतर तक ठंडक उतर आई थी। अगर उनके सामने वाला दुश्मन गू चांगे हुआ तो वो किसी डरावने सपने जैसा होगा। ऊपरी लोक अपर रेल्म में ऐसा कौन था जो गू चांगे से नहीं डरता था। जिस किसी को भी ये पता चलता कि उसका दुश्मन गू चांगे है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती। काफी देर तक खुद को संभालने के बाद भी दोनों के गले सूख गए। यहां तक कि महान यू अमर वंश, ग्रेट यू इमॉर्टल डायनेस्टी भी गू चांगे को इतनी आसानी से नाराज करने की हिम्मत नहीं करता, तो फिर वे लोग कैसे कर सकते थे। हालांकि उनका परिवार महान यू अमर वंश में बड़ा सम्मान रखता था, और उनके पिता तुओबा यूनिटियन सम्राट यू के भरोसेमंद और शक्तिशाली मंत्री थे, लेकिन गू चांगे के सामने वे सब भी चींटी से ज्यादा नहीं थे। स्वर्गीय तलवार का रहस्य। भाई, क्या आप जो कह रहे हैं वो सच है? क्या सच में गू चांगे ने उस दाग वाले आदमी को तुम्हें आजमाने के लिए भेजा था? तुओबा क्योंगलिंग ने अब भी थोड़ी बेचैनी के साथ पूछा। तुओबा शियाओयाओ अपनी बहन के स्वभाव को अच्छी तरह जानता था। जब तक उसे बात की जड़ न पता चल जाए वो चैन से नहीं बैठती। वो हल्के से सिर हिलाता है और धुंधले तौर पर 7 स्वर्गीय अवशेषों 7 हेवनली आर्टिफैक्ट्स के बारे में बताता है। तो बात ये थी, तुओबा क्योंगलिंग का चेहरा बदल गया। वो इन 7 स्वर्गीय अवशेषों के बारे में जानती थी। जब स्वर्गीय मीनार हेवनली टावर प्रकट हुई थी तो पूरे ऊपरी लोक की कई ताकतें चौंक गई थीं और उसे हथियाने के लिए अपने योद्धा भेजे थे। बाद में खबर फैली कि स्वर्गीय मीनार गू चांगे के हाथों में चली गई, और बाकी स्वर्गीय अवशेष जैसे स्वर्गीय कलश हेवनली बॉटल और स्वर्गीय चक्र हेवनली व्हील, वे भी उसी के पास पहुंच चुके थे। अगर वो चीज़ इतनी खतरनाक है तो तुम उसे दे क्यों नहीं देते? तुओबा क्योंगलिंग ने गंभीर स्वर में कहा। हर आदमी उस चीज़ के लिए निर्दोष होता है, लेकिन जब वो चीज़ उसके पास होती है तो वो दोषी बन जाता है। हमें उसे रखना ही नहीं चाहिए। कुछ देर की चुप्पी के बाद तुओबा शियाओयाओ ने हल्की सी मुस्कान दी। बेकार है बहन, वो चीज़ अब मुझसे मिल चुकी है, मेरे भीतर समा गई है और इस दुनिया से गायब हो गई है। गू चांगे उसे पा ही नहीं सकता। अब उसे निकालकर देने का कोई तरीका नहीं है। ऐसा है। तुओबा क्योंगलिंग फिर से खामोश हो गई, दिल में बेबसी लिए हुए। वो जानती थी कि अगर वो वस्तु तुओबा शियाओयाओ से अलग करने की कोशिश की गई तो उसकी जान चली जाएगी, और वो कभी ऐसा नहीं होने देगी। चिंता मत करो भाई, उसने दृढ़ आवाज में कहा। किंग्यू और मैं तुम्हारा ये राज हमेशा अपने दिल में रखेंगे। हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। खंडहरों की ओर पलायन। इसके बाद तीनों के दिल में तरह तरह की चिंताएं थीं। वे सब चुपचाप खंडहरों की गहराइयों की ओर बढ़ गए। शिकार सम्मेलन कल समाप्त होने वाला था, और उनका बस एक ही उद्देश्य था, किसी सुरक्षित जगह छिप जाना और जैसे ही मौका मिले वहां से निकल जाना। कभी यहां एक अत्यंत समृद्ध संप्रदाय सेक्ट हुआ करता था, जिसकी शक्ति 9 ड्रैगनों के उदय जैसी थी। लेकिन उसने एक रहस्यमय व्यक्ति को नाराज कर दिया और एक ही रात में उसका नामो निशान मिटा दिया गया। बाद में कहा गया कि असली कारण कुछ और था, क्योंकि महान यू का प्रदेश किसी दूसरे अमर संगठन को पनपने नहीं देता था। अब ये जगह पूरी तरह उजाड़ थी। घने जंगल, लताएं, पहाड़ों में गूंजते बंदरों के स्वर और बाघों की दहाड़ें, ये इलाका विचित्र जीवों का घर बन चुका था। पुराने विशाल वृक्ष आकाश छूते थे, बीते युग की हर निशानी को ढक चुके थे, जैसे ये भूमि फिर से आदिम काल में लौट आई हो। एब्सोल्यूट हेवनली इंपीरियल कोर्ट का उदय। सोच रहा हूं कि क्या दूसरे राजकुमार यू लाए पर कुछ हुआ होगा, तुओबा शियाओयाओ ने दूर क्षितिज की ओर देखते हुए मन ही मन कहा। दरअसल वो इंतजार कर रहा था, क्योंकि इस शिकार सम्मेलन में सिर्फ यू लाए की हत्या का प्रयास नहीं हुआ था, बल्कि एक और बड़ा हादसा होना था। एब्सोल्यूट हेवनली इंपीरियल कोर्ट, एब्सोल्यूट हेवनली इंपीरियल कोर्ट का प्रकट होना। पिछले जन्म में वो इसे रोक नहीं पाया था, लेकिन इस जन्म में वो किसी भी कीमत पर उस विवाह प्रस्ताव को रोकना चाहता था जो उस दरबार के राजकुमार ने सम्राट यू को दिया था। अचानक पूरे महान जंगल में भीषण परिवर्तन होने लगा। धरती कांपने लगी,
हवा में डरावनी सीटी जैसी गूंज, हजारों पहाड़ हिलने लगे, पेड़ पौधे अपनी पत्तियां झाड़ते हुए कराह उठे। फिर अंधेरे में से एक काला प्रकाश उठा। वो सीधा आकाश को भेदने लगा। उसमें इतनी भयानक दैत्तिक ऊर्जा थी कि हर कोई सिहर उठा। ऊपरी लोक के तमाम प्रतिभाशाली योद्धा उस शक्ति को तुरंत महसूस कर सके, जैसे किसी अज्ञात डरावनी चीज का जन्म होने वाला हो। उस जंगल की गहराई में क्या है? इतनी काली धुंध क्यों उठ रही है? सम्राट यू और कई शक्तिशाली लोग आकाश में प्रकट हुए। वे ऊंचाई से नीचे झांकते हुए देख रहे थे कि घने काले कुहासे की लहरें उठ रही हैं। वो था एब्सोल्यूट हेवनली मिस्ट, एक ऐसा कुहासा जो अपने आसपास की जगह को निगल लेता है, जीवित प्राणियों को राख और मवाद में बदल देता है। क्या एब्सोल्यूट हेवनली इंपीरियल कोर्ट प्रकट हो गया है? गू चांगे ने गहरी सोच के साथ कहा। वो पहले से जानता था कि ये दरबार महान यू के इलाके में सक्रिय था। इस शिकार सम्मेलन की जगह भी वही थी जहां कभी एब्सोल्यूट हेवनली विनाश, एब्सोल्यूट हेवनली एक्सटिंक्शन का कहर टूटा था। अब पूरा जंगल उस कुहासे में समाने लगा था। पेड़ मुरझा गए, पहाड़ ध्वस्त हो गए, जानवर पलक झपकते ही मवाद और खून के धुएं में बदल गए। और उसी कुहासे के भीतर एक दूसरी दुनिया का प्रतिबिंब दिखाई देने लगा। एक प्राचीन भूमि जहां पहाड़ों में ड्रैगनों जैसी लहरें थीं, प्राचीन वृक्ष आकाश छू रहे थे, झरने हजारों फीट नीचे गिर रहे थे और आसमान में देवाले जैसे महल खड़े थे। हर कोई इस दृश्य को देखकर स्तब्ध था, जैसे कुहासे के अंदर कोई दूसरी प्राचीन दुनिया छिपी हो। वहां कुछ प्राणी हैं। लगता है ये एब्सोल्यूट हेवनली इंपीरियल कोर्ट से जुड़ा है। गू चांगे की आंखों में रून चिन्ह चमके और उसने उस कुहासे के पार झांका। जंगल की गहराई में एक विस्तृत खाई, अबिस थी, जिसमें से ये काला कुहासा निकल रहा था। वहां से कुछ आकृतियां उभरीं। ऊपरी रूप से वे इंसानों जैसी दिखती थी, पर उनके भीतर मृत्यु और जीवन की ऊर्जा एक साथ बह रही थी। वही था एब्सोल्यूट हेवनली राजवंश का स्वरूप। वे अन्य एब्सोल्यूट प्राणियों की तरह सीमित नहीं थे, वे बाहर की दुनिया में आ जा सकते थे। जियालान का मोहरा। सम्राट यू और बाकी शक्तिशाली योद्धाओं ने भी ये दृश्य देखा और भौहें तान लीं। वे समझ गए कि ये वही प्राचीन दरबार है जो अनगिनत युगों के बाद फिर लौट आया है। महाराज, एक मंत्री ने संकोच से आगे बढ़कर कहा। सम्राट यू ने हाथ उठाकर कहा, रुको, देखते हैं क्या होता है। अगर इन प्राणियों ने महान यू की सीमा में कोई दुस्साहस किया तो ये सम्राट उन्हें बख्शेगा नहीं। गू चांगे के हाथ में एक अंतरिक्ष मोहरा, स्पेस चेस पीस प्रकट हुआ। उसे याद आया, वही एब्सोल्यूट राजकुमारी जियालान जो अभी भी उस पर एक कर्जदार थी। उस मोहरे में जियालान की आत्मा का अंश बंधा था। उसने वादा किया था कि वो गू चांगे को एब्सोल्यूट हेवनली एक्सटिंक्शन का स्रोत देगी, लेकिन बाद में समस्याएं आने के कारण वो ऐसा नहीं कर पाई। अब जब एब्सोल्यूट हेवनली इंपीरियल कोर्ट फिर से प्रकट हो गया है, गू चांगे जानता था, अब इस मोहरे को चलाने का समय आ गया है। मुठभेड़। इस बीच जैसे ही उस भयावह कुहासे की खबर फैली, सभी योद्धाओं ने लड़ाई रोक दी और केंद्र क्षेत्र में इकट्ठे हो गए। तुओबा शियाओयाओ, तुओबा क्योंगलिंग और बाकी भी पहुंचे। बाकियों के मुकाबले तुओबा शियाओयाओ बेहद शांत था। उसे पहले से पता था कि यह घटना होने वाली है। वहां उसने कई जाने पहचाने चेहरों को देखा जो महान यू क्षेत्र के नामी युवा प्रतिभाशाली योद्धा थे। कई घायल थे और उनके भीतर की ऊर्जा अस्थिर थी। जाहिर था वे अभी अभी किसी बड़ी लड़ाई से लौटे थे। और अब जब सबकी नज़र तुओबा शियाओयाओ पर पड़ी तो हर कोई अजीब भाव से उसे देखने लगा। कुछ सम्मान, कुछ भय, कुछ जिज्ञासा, क्योंकि कुछ दिन पहले उसने जो शक्ति दिखाई थी वो दूसरे राजकुमार यू लाए के बराबर थी। एक रात में उसका नाम चारों ओर गूंज गया था। तुओबा शियाओयाओ बिना किसी भाव के केंद्र में रखे एक पत्थर पर जा खड़ा हुआ। सब अपने आप रास्ता छोड़ने लगे। क्या दूसरे राजकुमार यू लाए के साथ कुछ हुआ? उसने भीड़ में खोजते हुए पूछा। अगर वो महान यू अमर वंश को अपना सबसे बड़ा सहारा बनाना चाहता था तो उसे यू लाए से मित्रता करनी ही होगी, और अगर इस बार की हत्या की साजिश वह रोक पाया तो ये उसका सबसे बड़ा योगदान होगा। मत सोचो कि अपनी शक्ति छिपाकर तुम महान बन जाओगे, एक कर्कश आवाज गूंजी। एक युवा व्यक्ति सोने के कवच में, सिंह की चाल में भीड़ चीरता हुआ आगे बढ़ा। यू मिंग, यू फेइया का छोटा भाई। उसके चेहरे पर तिरस्कार झलक रहा था। उसे पता था कि तुओबा शियाओयाओ ताकतवर है,
पर उसने अपनी आंखों से गू चांगे की शक्ति देखी थी और अब उसके आगे बाकी सब उसे कमजोर लगते थे। तुओबा शियाओयाओ ने कुछ नहीं कहा। वो यूमिंग की व्यंग्य भरी बातों का आदी हो चुका था। वो उसकी ओर नहीं बल्कि पीछे देख रहा था, जहां दो आकृतियां दिखाई दीं। एक पुरुष, लंबा, वीरता से भरा, उसके चारों ओर 108 दिव्य वलय चमक रहे थे, और एक स्त्री यूफेइया, लंबे परिधान में, उजली, सुंदर और गरिमामयी। महाराज, दूसरे राजकुमार, क्या आप ठीक हैं? यू लाए और यूफेइया को सुरक्षित देखकर तुओबा शियाओयाओ ने राहत की सांस ली और पूछा। लेकिन उसके ये शब्द सुनकर दोनों ठिठक गए। यू लाए की मुस्कान गायब हो गई। वो उलझन में था। क्या ये संभव था कि उसके जैसे व्यक्ति पर कोई हमला होता? यूफेइया ने स्थिति समझी और बोली, भैया पर कोई हमला नहीं हुआ, सब कुछ सुरक्षित है। क्या? तुओबा शियाओयाओ के चेहरे पर हैरानी छा गई। वो लगभग असंभव कहने ही वाला था, पर वक्त रहते खुद को रोक लिया। अगर उसने वो शब्द कह दिया होता तो उसके सारे रहस्य वहीं उजागर हो जाते। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि आपको और भी दिलचस्प कहानियां मिलती रहें।